हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 1 का विषय है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिए गए हैं। आर्टिकल पहला जो आर्टिकल 1 है वह भारत देश का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश के बारे में बताता है। और आर्टिकल 3 है वह मौजूदा राज्यों का गठन या उनके नाम, सीमा या क्षेत्रों में परिवर्तन के बारे में उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 4 संशोधन एवं अनुसूचियों के बारे में बताता है। उससे पहले जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची दी गई हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में जो संवैधानिक पदों के अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में वेतन व उनको मिलने वाले भत्ते। हाँ, वेतन व भत्ते का उल्लेख। अनुसूची 2 में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और उनको मिलने वाले भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। इसके बाद है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जो राज्यसभा के लिए राज्यसभा के बारे में उल्लेख। राज्यसभा की एक सेकंड अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेख किया गया है। सीटों का उल्लेख। इसके बाद है अनुसूची 5। दोस्तों, अनुसूची 5 में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख। प्रशासन का उल्लेख। दोस्तों, अनुसूची 5 में जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अनुसूची 6।
अनुसूची 6 में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। जो अनुसूची 6 है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसी में 3 महत्वपूर्ण सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें सूचियों का उल्लेख। दोस्तों, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में उल्लेख है। पहला है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय रखे गए हैं जिन पर कानून संसद बना सकती है। और राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जिन पर कानून राज्य का विधानमंडल बनाता है और समवर्ती सूची में वो विषय शामिल किए गए हैं जिन पर कानून केंद्र व राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाषाओं का उल्लेख। वर्तमान में संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। जो मूल संविधान था उसकी 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। इसके बाद है 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार के कानूनों को शामिल किया गया है। भूमि सुधार के कानून। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के कानून है। इस जो 9वीं अनुसूची है इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो 9वीं अनुसूची है इसे शामिल किया गया था। इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा शामिल किया गया था। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के कानून दिए गए हैं। दल बदल 10वीं अनुसूची को वर्ष 1985 में शामिल किया गया था।
जो 10वीं अनुसूची है उसे वर्ष 1985 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची को 1951 में शामिल किया गया था। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज, जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और इसमें टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया है। इसमें 29 विषय शामिल हैं। जो 11वीं अनुसूची है उसे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लागू किया गया था या जोड़ा गया था। इसे 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और ये लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है। नगर पालिकाएं, जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है और इसमें वर्तमान में टोटल 18 विषय शामिल हैं। और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। अनुसूची जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 में जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख है। और अनुसूची 7 में सूचियों का उल्लेख किया गया है या केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। आगे है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है और वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं, जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके बाद है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के कानूनों को शामिल किया गया है। इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल के कानून शामिल किए गए हैं और इसे 1985 में जो भारतीय संविधान है उसमें जोड़ा गया था। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज या पंचायतों के बारे में उल्लेख है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसमें वर्तमान में टोटल 29 विषय शामिल हैं और इसे लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। इसीलिए प्रति वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है और इसमें टोटल 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
अब देखते हैं भाग 1 जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं। भाग 1 इसमें टोटल 4 आर्टिकल दिए गए हैं। हाँ, सबसे पहले है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में भारत का नाम और उसके पहचान के बारे में बताया गया है, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो दैट इज भारत, यानी जो इंडिया है, सॉरी, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर इंडिया और भारत इसको समान बताया गया है। संविधान भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में स्वीकार करता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। संविधान में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है भारत यानी इंडिया के लिए। आगे है यूनियन ऑफ स्टेट्स डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दृष्टिकोण। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इस शब्द के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में देखते हैं। जो भीमराव अंबेडकर थे वो भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी उनका कहना था कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और जो राज्य हैं वो संघ से अलग होने की जो जो राज्य हैं वो संघ से अलग होने की का अधिकार उनके पास नहीं है। यानी भारत एक अविनाशी संघ है, यानी उसे उसके जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत एक अविनाशी संघ है। आगे है आर्टिकल 1 का 2 और आर्टिकल 1 का 3। भारत के राज्य क्षेत्र की श्रेणियां, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया या भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। सबसे पहला है स्टेट्स, राज्य, फिर है यूनियन टेरिटरीज, और फिर तीसरा है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं या जो भारतीय क्षेत्र में या संघ में शामिल हो गए हैं। इसके बाद है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। संसद की शक्ति, इसमें संसद की शक्ति है भारत के संघ में नए राज्यों को एडमिट करना या स्टेबलाइज करना। यह शक्ति संसद द्वारा कानून के माध्यम से प्रयोग की जाती है। जैसे सिक्किम राज्य को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया और उसे असम का सह राज्य बनाया गया। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे भारतीय संघ का 22वां राज्य घोषित किया गया। आगे है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में राज्यों का गठन एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, सीमा बदलना, नया राज्य बनाना या क्षेत्र घटाना या उसका नाम बदलना, ये सभी विषय आर्टिकल 3 में रखे गए हैं। जैसे वर्तमान में कोई राज्य है उसके क्षेत्र को बढ़ाना, जैसे कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर उसका क्षेत्रफल घटा दिया था और उससे 2 राज्य बना दिए थे। इसके बाद है नया राज्य बनाना, जैसे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। इसी प्रकार के जो विषय हैं वो आर्टिकल 3 में रखे गए हैं, राज्यों का गठन एवं परिवर्तन।
आगे है जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 उसमें क्या डिफरेंस है। आर्टिकल जो 2 है वह नए राज्यों का एडमिशन या स्टेबलाइज्ड, यानी यह उन क्षेत्रों से संबंधित है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। यानी कोई बाहरी राज्य है, अगर वो राज्य भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल 2 है, और जो पहले से मौजूद राज्य हैं उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उसके लिए आर्टिकल 3 का उल्लेख किया गया है। आगे है किसी राज्य के गठन, सीमा या नाम परिवर्तन का बिल संसद में पेश कैसे किया जाता है। तो जो राज्यों से संबंधित बिल होते हैं कि उनके सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, तो सबसे पहले संसद से पहले इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही यह बिल संसद में रखा जाता है। जो यह बिल है वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे है क्या इसमें जो राज्य का विधानमंडल है उसकी कोई भूमिका होती है। यदि बिल राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को राय के लिए भेजता है। राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं है। यानी किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा बदलनी है, सबसे पहले बिल को उस राज्य की विधानमंडल में भेजा जाएगा। विधानमंडल के पास केवल राय का ऑप्शन है, यानी उस पर वो राय दे सकता है। विधानमंडल बिल को अस्वीकार नहीं कर सकता है। अगर विधानमंडल अस्वीकार कर भी देता है तो भी संसद उस बिल को लागू कर सकती है। यदि निर्धारित समय में राय ना आए तो भी संसद की प्रक्रिया रुकती नहीं है। आगे है इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी सहमति आवश्यक नहीं है, केवल सलाह के लिए बिल को भेजा जाता है। यदि राज्य विधानमंडल बिल का विरोध करता है तब भी संसद कानून बना सकती है। इसके लिए राज्य के पास कोई वीटो पावर नहीं दी गई है। आगे है भारत में नया राज्य बनाने की फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होती है। संसद बिना राज्य की सहमति के भी राज्य की सीमा या नाम बदल सकती है। संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के विरोध के बावजूद भी उसके नाम, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे अभी हाल ही में 2026 में जो केरल राज्य है उसका नाम बदलकर केरलम कर दिया है। यह भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र की मजबूत स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आगे है आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों का प्रभाव। जो आर्टिकल 2 हैं और आर्टिकल 3 उनके अधीन बनाए गए जो कानून हैं उनका क्या प्रभाव होता है। जो पहला है संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में संशोधन और संविधान की फोर्थ शेड्यूल में परिवर्तन। यानी जो आर्टिकल 2 और 3 के अधीन कानून बनाए जाते हैं उनका डायरेक्ट प्रभाव जो अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में डायरेक्ट पड़ता है। साथ ही सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिडेंटल प्रावधान भी किए जा सकते हैं। आगे है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल का महत्व बताया गया है। इसमें फर्स्ट शेड्यूल का महत्व है, इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का विवरण दिया जाता है। यानी फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें जो स्टेट्स यानी राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्रों का विवरण दिया जाता है। इसका प्रभाव यह रहता है कि राज्य का गठन या सीमा बदलने पर इस सूची को अपडेट करना अनिवार्य है। और इसके बाद फोर्थ अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा में राज्यों और यूटी के प्रतिनिधित्व का विवरण है और इस पर प्रभाव राज्य बदलने पर सीटों का आवंटन भी किया या अपडेट किया जाता है। यानी जब भी कोई नया राज्य बनाया जाता है तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनका भी निर्धारण किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। इसके बाद है क्या आर्टिकल 2 और 3 के कानून
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए माने जाते हैं या नहीं। संसद इसे सामान्य कानून के माध्यम से या साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। आर्टिकल 4 स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 368 के तहत यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो आर्टिकल 2 और 3 हैं, इनके अधीन जो कानून बनाए जाते हैं उनके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के प्रमुख आधार भाषा, प्रशासन और क्षेत्रीय आवश्यकताएं थी। शुरुआत में जो राज्यों का गठन है शुरुआत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करने पर मना कर दिया। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए एक कमेटी बनी थी, जेपीबी कमेटी। इस कमेटी ने जो राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर ना कर प्रशासन और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर करने का जो राज्यों का पुनर्गठन है उनका जो राज्यों का गठन है उनका गठन भाषा के आधार पर ना कर प्रशासन के आधार पर करने की बात कही। लेकिन 1953 पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन ने जन्म लिया आंध्र प्रदेश में, और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर या तेलुगु भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना। यह भाषाई आधार पर राज्य गठन करने के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जो 1953 में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को लीड कर रहे थे पोट्टी श्रीरामल्लू। इन्हीं के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना भाषा के आधार पर। इसके बाद 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC का गठन किया गया। इसका गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस फजल अली थे, और इस आयोग में दो अन्य सदस्य, एक KM पनिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्य बनाने को मंजूरी दी गई। इसी के परिणाम स्वरूप 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को कानूनी रूप दिया गया और संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था को पुनर्गठन के रूप में बदला गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। इस अधिनियम से पहले जो भारतीय संविधान में राज्यों का गठन था वो वो 4 श्रेणियों में डिवाइड था, श्रेणी A, B, C और D। जो श्रेणी A थी इसमें बड़े राज्य आते थे। श्रेणी B में जो प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतें थी वे स्टेट आते थे। जो श्रेणी C थी इसमें ब्रिटिश प्रांत, और जो श्रेणी D इसमें द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सभी को शामिल किया गया। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस श्रेणी व्यवस्था को समाप्त किया गया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आगे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? जो भारत का संविधान है उसके किस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, टेरिटरी ऑफ इंडिया में पहले तो हाँ, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें एक तो स्टेट शामिल है, दूसरे नंबर पर यूटी और तीसरे नंबर पर हैं भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र। तो ऑप्शन सी, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश तथा भारत द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र, इन सभी को टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या दोनों बिल्कुल समान है? यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया से व्यापक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया से व्यापक है, या दोनों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया से व्यापक है। यानी जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो भारत की व्याख्या टेरिटरी ऑफ इंडिया से कई अधिक व्यापक या सही ढंग से करता है। आगे है, भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस बात को दर्शाता है? राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, भारत अविनाशी संघ है और इसमें शामिल राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। दूसरा है, भारत राज्यों के बीच हुए समझौते से बना संघ है, ऑप्शन बी भी गलत है। संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जो भारतीय संघ में शामिल राज्य हैं उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है? यहाँ पर है, भारत के संघ में प्रवेश दे सकती है यानी एडमिशन। तो आर्टिकल 2 है, इसमें उल्लेख है कि भारत के संघ में प्रवेश मतलब जो बाहरी राज्य है उसको भारत के संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। आर्टिकल 2 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद कर सकती है? किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, राज्य का क्षेत्रफल घटाना, राज्य की सीमा बदलना या राज्य का नाम बदलना। तो उपर्युक्त सभी कार्य संसद आर्टिकल 3 के अंतर्गत कर सकती है। आगे है, किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद में किसकी पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या उसके नाम में परिवर्तन के लिए जो बिल या विधेयक है उसे सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति की अनुमति पर ही उसे संसद में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, राष्ट्रपति। आगे है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर संबंधित राज्य विधानमंडल की क्या भूमिका होती है? उसकी सहमति अनिवार्य है, उसकी सहमति वैकल्पिक है, उसके विचार प्राप्त किए जाते हैं लेकिन वे संसद पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि उस बिल पर उनके विचारों को तो लिया जाता है लेकिन वे संसद पर बाध्यकारी हो, यानी कि संसद को मानना ही पड़े, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, यदि संबंधित राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भेजे गए विधेयक का विरोध करता है तो संसद उस विधेयक को पारित नहीं कर सकती, राष्ट्रपति विधेयक को स्वतः समाप्त कर देता, संसद फिर भी विधेयक को पारित कर सकती है। इसमें राज्य विधानमंडल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन से संबंधित है? तो आर्टिकल 3 में उल्लेख है कि जो संसद है वह मौजूदा राज्यों का गठन या उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है।
ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। आगे है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए कानून निम्नलिखित में से किन अनुसूचियों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। जो आर्टिकल 4 के अंतर्गत जो कानून है उनको बनाया जाता है उसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के किस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। सबसे पहले संविधान जो संशोधन है इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में नहीं है, 123 में नहीं है, 356 में नहीं है। इसका उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 इसमें संवैधानिक उपचारों, आर्टिकल 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। जो आर्टिकल 32 है इसे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य में आपातकाल लगा सकती है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसका गठन वर्ष 1953 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत जो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसी एक्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। आगे है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। फजल अली ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और इसी का मतलब इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी फजल अली। आगे है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसे 1955 में पारित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसी एक्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन किया गया था। आगे है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 1956 के व्यापक संवैधानिक पुनर्गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तो सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान में श्रेणी ए बी सी थी उसे हटाया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 2 और 3 के बीच सही अंतर बताता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नए जो आर्टिकल 2 है वो नए राज्यों के एडमिशन का जो एडमिशन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 3 राज्यों के गठन एवं उनके पुनर्गठन से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। बिल्कुल सही कथन है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, सही बात है। संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति होना हमेशा अनिवार्य है। यहाँ पर हमेशा शब्द गलत है। इसमें
जो राज्य का विधानमंडल है उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी भी सही है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आर्टिकल 1 में राज्यों का प्रवेश बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 2 में है राज्य की सीमा में परिवर्तन, गलत। आर्टिकल 2 में नए राज्यों की स्थापना की बात की गई है। आर्टिकल 3 है राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आर्टिकल 3 में ही राज्यों का गठन एवं उनके पुनर्गठन की बात की गई है। तो दोस्तों, आज की क्लास के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।